Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 8 of Teaching Aptitude. The topic that we would be covering in this lecture is recent trends in teaching. So moving on to our very first slide. काफ़ी आसान है ये टॉपिक्स क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं और उन टर्म्स के मीनिंग जो है वो हमको समझने हैं बिकॉज कई बार ऑप्शन में आप लोगों के पास एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होते हैं. फॉर एग्जांपल एड्यूटेनमेंट है, एसिंक्रोनस लर्निंग है. तो ये क्या है, हर किसी सब्जेक्ट में नई नई वोकैबुलरी आती रहती है और उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल एग्ज़ाम में ऑप्शन देते टाइम किया जाता है. तो ऑप्शंस में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और आपको सारे नए कंसेप्ट्स की नॉलेज हो, इसलिए ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, याद वाद कुछ नहीं करना है. सिंपली जो टर्म्स मैं आपको पढ़ाऊँगी उन टर्म्स का क्या बेसिक मीनिंग है वो आपको याद रखना है. सो देखिए, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज़ एजुकेशनल एंटरटेनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एड्यूटेनमेंट. तो यहाँ पर आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि एड्यूटेनमेंट का मतलब है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई कराना. स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो फन लविंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो क्लास में ज़्यादा इंगेज रहेंगे और ज़्यादा क्यूरियस और क्रिएटिव होके जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसको ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे. सो बेसिकली खेल खेल में पढ़ाई करना, फन लविंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू या फिर एनिमेटेड वीडियो प्रेजेंटेशंस के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो हर वो तरीका जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जागे, बच्चा क्यूरियस होकर उस टॉपिक के बारे में नई चीज़ें जानना चाहे, ऐसी चीज़ों को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करके पढ़ाना, दैट इज़ एड्यूटेनमेंट. Then the next word that we have is asynchronous learning. So asynchronous से पहले समझते हैं ये synchronous क्या होता है. Synchronous मतलब होता है वो चीज़ जो पैरेलल चलती है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप मैसेजिंग या फेसबुक चैटिंग. मैंने आपको मैसेज किया, तुरंत एट द सेम टाइम यू कैन रिप्लाई, दैट इज़ सिंक्रोनस. सेम इन फेसबुक चैटिंग, मैसेजिंग, मैसेंजर पे अगर मैंने आपको मैसेज किया एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रिप्लाई टू मी. बट ईमेल में ऐसा नहीं होता है. मैं ईमेल टाइप करूँगी, सेंड करूँगी, वो 1 मिनट लेगा आप तक पहुँचने में और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आप जो है तैयार बैठे हों ईमेल रिसीव करने के लिए या उसको चेक करने के लिए. हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे और आप उसके बाद रिस्पॉन्ड करें. तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस. तो एसिंक्रोनस डिजिटल नेटवर्क के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग. जहाँ पर पैरेलल कॉन्वर्सेशन तुरंत होने के चांसेस कम हो, उसको हम एसिंक्रोनस लर्निंग बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग्स होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई ब्लॉग्स है, वहाँ पे जो ब्लॉग लिखने वाला है वो आर्टिकल लिख के छोड़ देता है. आप जब पढ़ेंगे उसको तब पढ़ेंगे, हो सकता है 1 दिन बाद पढ़ें, 2 दिन बाद पढ़ें या हफ्ते भर बाद पढ़ें. कुछ लोग साल भर बाद भी पढ़ते हैं. जब जैसे जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको रीड कर लेगा. बट कोई पैरेलल कॉन्वर्सेशन होने का चांस वहाँ पर बहुत कम है. तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग. इसका फ़ायदा क्या है, देखिए क्लास में और स्कूल में बच्चा कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड करता है. तो ये जो टाइम और प्लेस की लिमिटेशन है इसको ख़त्म कर दिया है आजकल डिजिटल वर्ल्ड ने. ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है इसके थ्रू क्लासरूम के बाद भी, स्कूल के बाद भी घर बैठे बच्चे पढ़ सकते हैं. सो घर बैठे हुए टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, प्लेस और टाइम का जो बाउंडेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उस लिमिटेशन को हटाने के लिए एसिंक्रोनस लर्निंग का कंसेप्ट लाया गया है. और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एसिंक्रोनस लर्निंग जो है वो आइसोलेशन में यूज़ हो, अलग से यूज़ हो. एसिंक्रोनस लर्निंग के साथ साथ कई बार सिंक्रोनस लर्निंग का भी इस्तेमाल होता है. यानी कि एसिंक्रोनस डिजिटल सेटअप के साथ सिंक्रोनस डिजिटल सेटअप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आजकल टीचर जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो तो उस पर डाल देते हैं. पहले ज़्यादातर मेल पे आया करता था और प्रोफेशनली आज भी मेल के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है. लेकिन फिर भी जहाँ पे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है वहाँ पर फिर व्हाट्सएप काम आएगा, तो वहाँ पर सिंक्रोनस नेटवर्क काम आ जाएगा. तो ये होते हैं एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस नेटवर्क. और इनके थ्रू जो लर्निंग होती है, अगर एसिंक्रोनस नेटवर्क के थ्रू लर्निंग होगी तो वो एसिंक्रोनस लर्निंग कहलाएगी. सिंक्रोनस नेटवर्क के थ्रू जो लर्निंग होगी वो सिंक्रोनस लर्निंग कहलाएगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. काफ़ी आसान से वर्ड्स हैं ये.
इनके जो नाम हैं इन शब्दों के वो ऐसे हैं कि अगर आप सिर्फ उनको समझ लें तो उससे भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग से कुछ स्पेशली याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटी बायस करिकुलम, मतलब एक ऐसा करिकुलम जो कहता है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इट इज़ एंटी बायसनेस। बायसनेस मतलब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन, भेदभाव। हमारी सोसाइटी में कास्ट को लेके, कल्चर को लेके, यहाँ तक कि कलर को लेके, रेसिज्म जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके भेदभाव होता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए भी भेदभाव होता है। और एक ही क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों का भी मेंटल डेवलपमेंट का लेवल सेम नहीं होता है, हर किसी की एबिलिटी सेम नहीं होती है, तो वहाँ पे भी भेदभाव शुरू हो जाता है। तो ये जो बायसनेस आ जाती है, ये बायसनेस कैसे ख़त्म होगी सोसाइटी में? ये बायसनेस तब ख़त्म होगी जब आप करिकुलम के थ्रू सही टीचिंग बच्चों को देंगे और बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से, प्राइमरी लेवल से ही सिखाया जाएगा दैट एवरीवन इज़ गुड इनफ। कोई अगर आपसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है या वो एबल नहीं है, दैट पर्सन इज सिंपली डिफरेंट। और हर इंसान डिफरेंट है, उसका ये जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का एटीट्यूड बच्चों में पैदा करेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटी बायस करिकुलम। इसमें मैंने एक वर्ड लिया सेल्फ लव। वाई सेल्फ लव? क्योंकि कई बार बच्चा खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को इन्फीरियर फील करने लगता है। अगर कुछ बच्चे स्टेज पे जाकर बोलने से शर्माते हैं, क्यों? क्या उन्हें बोलना नहीं आता? बातें तो बहुत करते हैं घर पे, उन्हें बोलना आता है, बट उन्हें डर लगता है सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप में और सामने वाले में कोई भी सुपीरियर या कोई भी इन्फीरियर नहीं है। हो सकता है किसी की वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी हो, आपकी थोड़ी कम अच्छी हो, किसी की स्पीकिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है आप किसी और काम में अच्छे हों। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। इम्ब्रेस डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग है, और हो सकता है हर बच्चा अलग कास्ट, कल्चर, कलर का हो, बट इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है और दूसरों की ओपिनियन को भी महत्व देना है, टॉलरेंट एटीट्यूड रखना है। आइडेंटिफाई बायस। अभी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्या है? आइडेंटिफाई टीचर को करना है, वो इसलिए आइडेंटिफाई करना है ताकि आइडेंटिफाई करके टीचर अपनी क्लास में से उस बायस को एलिमिनेट कर सके, हटा सके। एंड डेमॉन्स्ट्रेट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब हर बच्चे को फील कराना दैट यू आर इम्पॉर्टेंट एंड योर ओपिनियन एंड योर प्रेजेंस इन द क्लास मैटर्स। हर बच्चे को ये फील कराया जाए कि आपकी प्रेजेंस क्लास में मैटर करती है, आप इस क्लास को बिलोंग करते हैं और आप इस क्लास का एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसे सब बच्चे हैं वैसे ही आप भी हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग क्या है? जो अभी आप लोग कर रहे हैं दैट इज पैसिव लर्निंग। मैं बोलती जा रही हूँ एंड यू आर लिसनिंग, दैट इज पैसिव लर्निंग। ज़्यादातर जो लेक्चर बेस्ड लर्निंग होती है वो पैसिव लर्निंग ही होती है, जिसमें वन साइडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं और इन्फॉर्मेशन फीड करते जाते हैं दिमाग में। बट उससे बेटर है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग इज व्हेन यू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द क्लास, जब आप क्वेश्चंस पूछें, जब आप डिस्कस करें चीज़ों को, जब आपके अंदर इंक्वायरी का एटीट्यूड आए, दैट इज एक्टिव लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉन्टिन्यूम दिया है, उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर। टीचर क्या कर सकता है? टीचर क्या कर सकता है टीचिंग को एक्टिव बनाने के लिए? वो लेक्चर को एक्टिव बनाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा सकता है। क्लास में क्विज एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा दी, डिबेट करा दी, ग्रुप डिस्कशन करा दिया, इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई जा सकती हैं। और स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट जो है खुद से भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। कैसे? प्रॉब्लम्स ला के। बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज़्यादा उनका माइंड स्टिमुलेट होगा, और बच्चा जब क्वेश्चन पूछेगा तब टीचर भी आंसर करेगा, और इससे भी इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट जो है वो क्लास में बढ़ेगा। स्ट्रक्चर्ड टीम एक्टिविटीज़, ये काम दोनों कर सकते हैं। टीचर चाहे तो वो बच्चों का ग्रुप बनवा दे, टीम बनवा दे, और स्टूडेंट्स आपस में भी मिलजुल के भी डिस्कस कर सकते हैं इनफॉर्मली चीज़ों को। इससे भी इंगेजमेंट बढ़ेगा, क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा स्टूडेंट का। फिर देखिए नीचे वर्ड दे रखा है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग, फिर आती है कोऑपरेटिव लर्निंग की स्टेज, और फिर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्टूडियो लर्निंग। मैं आपको ये समझा रही हूँ टर्म्स यहाँ पे ब्रीफ में, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक्टिव लर्निंग, जहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है।
कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग, इन दोनों में ही ग्रुप्स फॉर्म कर दिए जाते हैं और बच्चे उन ग्रुप्स में रह के खुद से इंडिपेंडेंटली काम को करना सीखते हैं। लेकिन कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में देयर इज अ डिफरेंस। कोऑपरेटिव लर्निंग में ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है ग्रुप एक्टिविटीज़ पे, लेकिन जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसमें ज़्यादा फोकस होता है बच्चों को म्यूचुअल डिपेंडेंस सिखाने पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं एमिएबली एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑपरेट करके काम करें, एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे के साथ काम करना सीखे, टीम वर्क सीखे, तो वो कहलाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ पे मेन फोकस है ग्रुप एक्टिविटीज़ पे। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में मेन फोकस होता है बच्चों को खुद से टास्क करना सिखाने पे। ग्रुप एक्टिविटीज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को स्ट्रक्चर करना और सही तरीके से सही तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर करके ऑर्गेनाइज करके टास्क को करना सीखना। तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग में ग्रुप एक्टिविटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड स्टूडियो लर्निंग। जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना सीख जाते हैं तो उनको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए जा सकते हैं, जिसको वो आपस में मिलजुल कर 5 या 10 स्टूडेंट्स की टीम बनाकर करेंगे। उससे भी क्रिएटिविटी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगी, वो खुद से कामों को करना सीखेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन वर्ड्स को। कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए 3 वर्ड हैं, कोऑपरेटिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तीनों अलग अलग हैं, तीनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोऑपरेटिव एजुकेशन, इसका बिल्कुल अलग मतलब है। कोऑपरेटिव एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो जब वर्ड आ जाए कोऑपरेटिव के साथ एजुकेशन, लर्निंग अलग है, कोऑपरेटिव के साथ लर्निंग शब्द जुड़ गया मतलब अलग है, कोऑपरेटिव के साथ एजुकेशन शब्द जुड़ गया मतलब अलग है। सो कोऑपरेटिव एजुकेशन का मतलब है जब आप एक्सपीरियंस के थ्रू प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चीज़ों को अप्लाई करके उनका एप्लीकेशन करके सीखते हैं। तो जब आप चीज़ों को परफॉर्म करके एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव एजुकेशन। और कोऑपरेटिव लर्निंग का सिंपल सा मतलब है जब आप ग्रुप में लोगों के साथ कोऑपरेट करके काम करना सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाएगी कोऑपरेटिव लर्निंग। सो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आप सीधे सीधे ऐसे याद करना, कोऑपरेटिव के आगे एजुकेशन शब्द आ रहा है तो ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एक्सपीरियंस, आप कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में आ जाए तो। कोऑपरेटिव एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एक्सपीरियंस। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब दूसरों के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ सीखना, उनके साथ ग्रुप में काम करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करके टीम वर्क सीखना, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में। ये कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कोऑपरेटिव लर्निंग में मेन फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ पे, कि ग्रुप में आप किस तरीके से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है एवरीथिंग इज फिक्स्ड, पहले से फिक्स्ड होती है, पहले से स्ट्रक्चर्ड होती है। और ये तरीका इस्तेमाल होता है छोटे बच्चों के साथ, ठीक है, 5th 6th 7th 8th तक के बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप उनको एक ग्रुप में डाल भी देते हैं तो वो बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया, एक टीम बना दी, एक ग्रुप बना दिया बच्चों का। अब वो बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अगर 5 लोगों की टीम है, ग्रुप है, तो उसमें से कौन सा वाला स्टूडेंट कौन सा वाला टास्क परफॉर्म करेगा, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे, वो छोटे बच्चे हैं। तो मुझे पहले से फिक्स करके देना पड़ेगा कि ये 5 बच्चों की टीम है और 5 बच्चों में किसका क्या इंडिविजुअल टास्क होगा, है वो ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे, कौन से स्टूडेंट को कौन सा टास्क परफॉर्म करना होगा, मैं क्या आउटकम उन बच्चों से एक्सपेक्ट करके बैठी हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे उनको पहले से स्ट्रक्चर करके देनी है, पहले से बता देनी है। तभी देखिए आया है डेलीगेशन ऑफ सब टास्क, पहले से ही डेलीगेट कर देना है, बता देना है
किस बच्चे का क्या गोल है, कौन क्या परफॉर्म करेगा, सबकी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितना जितना काम मैंने ग्रुप में जिसको करने को दिया है वो उतना उतना काम परफॉर्म करेगा। क्लोज्ड असाइनमेंट है, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल का या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव असाइनमेंट नहीं है। प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, बच्चों को पता है किस तरीके से करना है। और स्टैटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं है, पहले से सब कुछ फिक्स्ड है। नॉन प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है आउटकम, तो मैं बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, किस तरीके की परफॉर्मेंस चाहती हूँ, ये भी मैंने उनको पहले से बता दिया है, उनको पता है। ठीक है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, म्यूचुअल शब्द इसलिए आया क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने काम डिवाइड कर दिया था, तो वो इंडिपेंडेंटली काम को परफॉर्म कर रहे हैं। एसिंक्रोनी सॉल्विंग टास्क, वो जो है पैरेलली साथ में मिलकर नहीं टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने एक एक को टास्क दे दिया है, वो ग्रुप जरूर है बट वो अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए एसिंक्रोनी। एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट, हर किसी को अलग अलग काम करने को मैंने दिया है ग्रुप में। और कोलैबोरेटिव में क्या हो जाता है, चीजें पहले से फिक्स्ड नहीं होती हैं, इसमें खुद से स्ट्रक्चर करना सीखना पड़ता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कुछ पहले वाली स्लाइड में कि कोलैबोरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किस चीज़ पे होता है, चीज़ों को स्ट्रक्चर करना सिखाने पे। भाई कॉपरेशन वाले में तो हम बच्चों को सिर्फ साथ में रह के काम करना या ग्रुप एक्टिविटी करना सिखा रहे हैं, बट कोलैबोरेटिव वाले में हम उनको सिखाना चाहते हैं कि टास्क को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो अब मैं उनको टास्क डेलीगेट नहीं करूँगी, मैं ये बता दूंगी ये ग्रुप है, ये प्रोजेक्ट है, खुद से करो। तो कॉमन टास्क है, कॉमन गोल है, और वो एक कम्युनिटी की तरह काम करेंगे, वो खुद से आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला स्टूडेंट जो है वो कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। नाउ दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू स्ट्रक्चर, पहले से मैंने चीज़ें फिक्स करके नहीं दी हैं। इसीलिए कोलैबोरेटिव में मेन चीज़ है स्ट्रक्चरिंग ऑफ टास्क, जो कि स्टूडेंट खुद से करेगा। ओपन असाइनमेंट्स होते हैं, डायनामिक होते हैं, यानी कि बहुत सारी नए नए चेंजेस आने के चांसेस होते हैं जो उनको असाइनमेंट दिया जाता है उसमें। और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच से सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेंगे, यानी कि टास्क भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ नया डेवलप करके लाएंगे, आउटकम पहले से डिसाइडेड नहीं था। और म्यूचुअल डिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि मैंने टास्क अलग अलग डेलीगेट नहीं किया है, तो उनको आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी ही पड़ेगी, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। सिंक्रनी, पैरेलली आपस में बातचीत करके टास्क कंप्लीट करेंगे, कॉमन कंटेक्स्ट, साथ में मिलजुल के काम करेंगे। सो कोलैबोरेटिव जो है वो आप हायर लेवल स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग आप प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप दोनों में ही हम ग्रुप बना रहे हैं, एक में हम सब कुछ पहले से डिसाइड करके दे रहे हैं, ये तरीका आप छोटे बच्चों के साथ अपनाइए, क्योंकि वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, टास्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और दूसरे में भी हम ग्रुप बना रहे हैं, बट हमने पहले से कुछ भी टास्क डेलीगेट नहीं करे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं, हमने ग्रुप बना दिया, आपस में डिसाइड करो, आपस में देखो क्या करना है, कैसे करना है, क्या रिजल्ट निकाल के लाओगे, कैसे रिसर्च करोगे, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड। ये हायर लेवल स्टूडेंट्स के साथ, मतलब एटलीस्ट 11th-12th के या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, उनके साथ आप ये तरीका कोलैबोरेटिव वाला अपना सकते हैं। सो आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, नहीं तो दोबारा सुनिएगा एक बार इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ये भी बहुत आसान है। सुजुकी मेथड या टैलेंट एजुकेशन, ये जो फोटो बनी हुई है ये शिनचिन सुजुकी की है। इनका ये कहना था कि अगर कोई बच्चा अपनी मदर टंग सीख सकता है तो यानी कि उसके अंदर इनहेरेंट एबिलिटी है म्यूजिक सीखने की और वायलिन बजाने की। इन्होंने बोला था अगर बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में हम प्राइमरी लेवल से ही म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करें एज अ सब्जेक्ट, तो कोई भी बच्चा वायलिन बजाने में एक्सपर्टाइज हासिल कर सकता है और म्यूज़िक की अच्छी नॉलेज रख सकता है। इनका कहना है अगर सिर्फ और सिर्फ मदर टंग बोलनी आ गई तो मतलब आप म्यूज़िक सीखने के काबिल हैं, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द एबिलिटी, और इसीलिए इसको बोला गया है टैलेंट एजुकेशन। देन नेक्स्ट, काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक अगेन रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू मूवमेंट्स। सो जब आप कोई चीज़ करके सीखते हो, आई लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है काइनेस्थेटिक लर्निंग। जब हम किसी काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके या रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके सीखते हैं, तब वो कहलाता है काइनेस्थेटिक लर्निंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना चीज़ों को। तो क्या होता है आप देखिए, ट्रेडिशनली क्या होता था, क्लास में लेक्चर दिया जाता था, फिर हम घर जाके होमवर्क करते थे। फ्लिप्ड में देखिए उल्टा हो रहा है।
ये आदमी बैठ के लेक्चर घर पे सुन रहा है और फिर क्लासरूम में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। मैं बताती हूँ क्या होता था कि बेसिक लेक्चर या बेसिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में दे दी जाती थी, फिर होमवर्क के लिए आपको अलग अलग काम दिए जाते थे कि घर से करके लाओ। ये कहते हैं तो क्लास में तो टाइम वेस्ट हो रहा है लेक्चर में, बच्चे को वो मटेरियल घर के लिए दे दो कि वो घर से मटेरियल पढ़ के लाए या ऑनलाइन उसको लेक्चर दिखा दो, ठीक है। और क्लासरूम में आके बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो टॉपिक उसको घर पे पढ़ने को दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करे, उसके बारे में प्रॉब्लम्स पूछे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखे। तो ये फ्लिप हो गया। हमने जो है सारी अच्छी चीज़ें सीखी क्लास में, मटेरियल क्या है वो तो घर पे भी रीड किया जा सकता है, तो मटेरियल को घर पे रीड करा दो, लेक्चर ऑनलाइन आप जो है घर पे बच्चे को दिखा दो, और क्लासरूम में आके मेन चीज़ होनी चाहिए है डिस्कशन, एप्लीकेशन ऑफ द स्किल, डिबेट करना, पार्टिसिपेट करना, क्वेश्चंस पूछना, ये चीज़ें क्लास में होनी चाहिए हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन भी एड्यूटेनमेंट के टाइप का ही है, जहाँ पे फन लविंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों को हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे थे, हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं, तो टीचर ने 4 टीम बना दी। अब टीचर हर एक टीम से क्वेश्चन पूछती जाती है और फिर ब्लैक बोर्ड पर स्कोर लिखती जाती है। अब बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं वो कि कौन सी टीम जीतेगी, इसीलिए वो पढ़ के आ रहे हैं। और किसी भी टीम से आप क्वेश्चन पूछो, सारी टीम्स उसको सुन रही हैं तो उनको याद हो जाएगा। सो इस तरीके से क्लास में क्विज वगैरह टाइप की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा के अच्छे रिवॉर्ड्स दे के बच्चों को पढ़ाना फन लविंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, दैट इज गेमिफिकेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो देखिए डिज़ाइन कौन डिज़ाइन करता है क्लास में? टास्क टीचर डिज़ाइन करता है। मैं टीचर हूँ, ये प्रेजेंटेशंस मैंने डिज़ाइन करी है। ऐसे ही जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं डिसाइड करती हूँ व्हाट वुड बी माय टीचिंग मेथड, मुझे कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। सो टीचर इज द डिज़ाइनर ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो डिज़ाइन थिंकिंग का यहाँ पे मतलब है कि एक टीचर जो है वो नई नई एक्टिविटीज़, नई नई टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पे काम करता रहे और नई नई टीचिंग मेथडोलॉजीज़, टीचिंग एड्स क्लास में लेके आता रहे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और वो सही तरीके से पढ़ सके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। एक शब्द इससे रिलेट कर लो, इंक्वायरी, इनक्विजिटिव एटीट्यूड। इनक्विजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आपके दिमाग में नई नई बातें आती रहे और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहे, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता था कि हमको बता दिया गया, जस्ट सो ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता था, टोल्ड व्हाट वी नीड टू नो। टीचर ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, मेमोराइज इट, हमने उसको याद कर लिया। प्रॉब्लम असाइंड टू इलस्ट्रेट एंड हाउ टू यूज इट, और फिर हमें घर के लिए होमवर्क मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम वगैरह मिल जाती थी जिसको हमें सॉल्व करके लाना होता था, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, उल्टा हमको एक प्रॉब्लम दी गई, इसको सॉल्व करके लाओ। अब हमें जो है एनालाइज करना है कि भाई ये कैसे सॉल्व होगी और इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो हम खुद से फिगर आउट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू नो, हमें क्या पता होना चाहिए है, और उसके बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। और ये जो फिगर आउट वाली स्टेज है, इसके लिए हम टीचर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे। भाई मुझे आपने कोई टास्क करने को दिया, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आ रहा, मैं अगले दिन स्कूल में आऊँगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, सर ये कैसे होगा, मैम ये कैसे होगा, आप बताइए, है ना। तो ये जो मेरा इंक्विजिटिव एटीट्यूड होगा, जहाँ पर मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछूंगी टीचर से, वो है एक्चुअल में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। बच्चे को एक प्रॉब्लम दो जिसको वो क्यूरियोसिटी के साथ सॉल्व करना चाहे और फिर क्लास में आके आपसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे। जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो अपने आप बच्चा जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने माइंड में सेव करेगा, उस इंफॉर्मेशन को उसका माइंड कैप्चर करेगा और फिर जो है वो अप्लाई करेगा उस चीज़ को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। थिंकिंग बेस्ड लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। थिंकिंग बेस्ड लर्निंग का मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए है, ठीक है। और क्रिएटिव होने के लिए कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, दूसरों से बातचीत करना, सोशल होना, दूसरों के व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है।
थिंकिंग मीन्स बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टॉट इन क्लासरूम। आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके बियॉन्ड भी उस कंसेप्ट के बारे में सोचना, उसको अप्लाई करना सीखिए। तो बच्चों के अंदर एक प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, बट साथ में एक क्रॉस भी लगाए। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के व्यू पॉइंट को हमेशा क्रॉस करते रहो, नहीं भाई। सो क्रिटिकल थिंकिंग को पॉजिटिव सेंस में लेना है, हमें क्रिएटिव होना है, नई नई चीज़ें सोचनी है। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब दूसरे आपसे बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, आपके साथ काम करें, तो उनके व्यू पॉइंट को सुनो, समझो और फिर क्रिटिकली अपने दिमाग में एनालाइज करो कि भाई सामने वाले के इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, उससे अपने इंटरप्रिटेशंस निकालो। सो थिंकिंग बेस्ड लर्निंग में आपके माइंड को स्टिमुलेट किया जा रहा है ताकि आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करानी पड़ेंगी। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी कम्स विद प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंसी मीन्स व्हेन यू हैव बिकम परफेक्ट इन डूइंग समथिंग, वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन गई है, आप एफर्टलेसली उस काम को कर सकते हैं। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास स्किल हो, जब आपके पास स्किल हो, एबिलिटी हो, नॉलेज हो। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता अगर आप प्रैक्टिकली उस स्किल को परफॉर्म नहीं कर पाए। तो नॉलेज होना भी ज़रूरी है, स्किल यानी कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करना भी आना चाहिए है, और एबिलिटी टू फर्दर डेवलप भी होनी चाहिए है। एक स्किल खत्म नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ नया 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 सीखने को मिलता रहता है। सो एबिलिटी टू डेवलप फर्दर भी होनी चाहिए है। और कॉम्पिटेंट आप तब कहलाएंगे किसी चीज़ में जब आप बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, बार बार उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, बार बार उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, फिर आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तब आप कहलाएंगे कॉम्पिटेंट टू डू दैट थिंग। तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब इसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए है? क्योंकि जब आप नई नई चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे तभी आप जो है नया व्यू पॉइंट लेके आएंगे, उसको समझ पाएंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्यों? क्योंकि हर किसी बच्चे की स्ट्रेंथ, हर किसी की कॉम्पिटेंसी अलग अलग फील्ड में होगी। ज़रूरी नहीं है एक बच्चा अगर एक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करता है तो दूसरा भी वही एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करे, नहीं। इसीलिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। जिस बच्चे के पास जो स्किल है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाओ। कॉस्ट इफेक्टिव, नाउ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? हर बच्चे का अलग अलग स्किल होगा। बेचारा एक टीचर जो है कहाँ से इतनी सारी रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ लाएगा जो वो सबके लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे। इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा दी, देखो कि बच्चे उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट सक्सेस, ये भी देखिए कि जो आउटकम आप चाह रहे थे वो निकल के आया है या नहीं आया है। कस्टमाइज्ड करिकुलम, हर बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो जिस चीज़ में कॉम्पिटेंसी हासिल करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉम्पिटेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड जॉब स्किल। हम लोग जो हैं धीरे धीरे करके हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। वोकेशनल का मतलब होता है जहाँ पर थ्योरी कम पढ़ाई जाए और प्रैक्टिकल स्किल सेट ज़्यादा इम्पार्ट किया जाए, प्रैक्टिकली चीज़ों को करना सिखाया जाए। आप हमारे यहाँ देख लो, बैंक में अगर एक क्लर्क की नौकरी भी होती है ना तो भी पहले ट्रेन करना पड़ता है। मतलब एक MBA एक MCOM किया हुआ इंसान क्या क्लर्क जो काम करता है वो भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए है। क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, ना कि वो थ्योरी एज इट इज़ काम आती है। इसीलिए कोई भी छोटे से छोटा जॉब भी होगा, छोटी से छोटी पोस्ट भी होगी, कम नॉलेज वाली भी, तो भी भैया स्किल सेट सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि ये चीज़ कॉलेज में लाई जा रही है। इसीलिए हायर एजुकेशन में अब पहले कॉलेजेस में सेमेस्टर्स के बाद या फर्स्ट ईयर ओवर होने के बाद आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप करनी पड़ती है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। तो रियल वर्ल्ड के जॉब स्किल सीखना ताकि आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाके प्रैक्टिकली जो आपने पढ़ा है उसको परफॉर्म भी कर सकें, वो ज़रूरी है। दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कुछ नए टीचिंग कंसेप्ट्स पे, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को दो तरीके से देखा जाता है। एक मतलब ये है कि भाई टीचर ने क्लास में एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास ऑर्गेनाइज करके टीचर उनको पढ़ाए। बट इस मतलब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। आपको एग्जाम में क्या समझ के आंसर करना है अब आप वो सुनिए। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है
जिसमें एक टीचर को ट्रेन किया जाता है किस तरीके से। सबसे पहले जो है टीचर क्या करेगा, ये प्रोसेस है, प्लान करेगा कि उसको क्लास में किस तरीके से पढ़ाना है, फिर वो एक्चुअल में जाके टीच करेगा। जब वो पढ़ा रहा होगा तब या तो पढ़ाते टाइम ही उसके जो पीयर्स हैं, जो कुलीग्स हैं या उसके सीनियर्स हैं, उनको बच्चों के साथ क्लास में बैठा दिया जाएगा ताकि वो टीचर को ऑब्जर्व कर सके। और मोस्टली ये होता है कि टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है तो उनकी रिकॉर्डिंग करी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और फिर वो रिकॉर्डिंग पीयर्स को, कुलीग्स को और सीनियर प्रोफेसर्स को दिखाई जाती है। फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं करना है, गलतियाँ नहीं निकालनी है, इम्प्रूव करने के लिए बताना है टीचर को कि उस टीचर ने क्लास में क्या काम ठीक से नहीं किया। याद रखना 2 तरीके होते हैं एवैल्यूएट करने के। एक एवैल्यूएशन इसलिए होता है ताकि आप सामने वाले में खोट निकाल सके, गलती निकाल सके, वो वाला एवैल्यूएशन नहीं करना है। यहाँ पर एवैल्यूएशन उस वीडियो लेक्चर का इसलिए किया जाएगा ताकि ये बताया जा सके टीचर को कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। उसी को यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग बोला गया है। उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट करेगा टीचर, दोबारा से प्लान करेगा, दोबारा से पढ़ाएगा और दोबारा से वो लेक्चर दिखाया जाएगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। सो माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ये स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने ये टेक्निक निकाली थी 1960s में, एलन नाम के प्रोफेसर ने। और इसमें टीचर्स को क्लास में भेजते हैं, वो पढ़ाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनके पीयर्स को, कोलीग्स को या सीनियर प्रोफेसर्स को दिखाई जाती है और फिर वो बताते हैं कि वो टीचर किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग या को टीचिंग। जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलके पढ़ाएं, दैट इज टीम टीचिंग या को टीचिंग। क्या फ़ायदा है इसका? इसका ये फ़ायदा है कि लेट्स से अगर एक टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हो सकता है दूसरे से समझ में आ जाए, तो बच्चों को जो है वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल जाते हैं शेयर करने को। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, हायरार्की बेस्ड टीम टीचिंग एंड सिनर्जेटिक टीम टीचिंग। इसमें पिरामिड स्ट्रक्चर, इसमें ग्रुप, पिरामिड ऐसे। तो हायरार्की वाले में क्या होता है कि जो टीचर्स एक साथ एक क्लास को हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 टीचर हैं, दोनों साथ में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, नहीं, एक पीरियड एक टीचर ने लिया, दूसरा पीरियड दूसरे टीचर ने लिया, इस तरीके से। तो हायरार्की वाले में उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। एक सीनियर प्रोफेसर है सॉरी एक सीनियर प्रोफेसर है एक सीनियर प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर जिसके पास उससे कम एक्सपीरियंस है, और एक हो सकता है बिल्कुल जूनियर प्रोफेसर हो जिसने नया नया ज्वाइन किया है। तो हायरार्की वाली टीम टीचिंग में अलग अलग लेवल के प्रोफेसर्स होंगे, और सिनर्जेटिक वाली टीम टीचिंग में ग्रुप होगा ऑफ द सेम पोजीशन ऑफ टीचर्स। ऐसे टीचर्स जो सेम पोजीशन पे हैं वो साथ में मिलके जो है क्लासेस हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड टीचिंग कंसेप्ट। ये क्या है? इसके बहुत सारे मतलब है, अब आप सुनते जाइए। इंटीग्रेटेड टीचिंग का एक मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाना। हमारे यहाँ धीरे धीरे करके स्पेशलाइजेशन आता चला गया, ठीक है, कि बच्चों को जो है एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ाओ बट उनका एक्सपर्ट बनाना है हमको। लेकिन अब दोबारा से फोकस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक्चुअल में रियल लाइफ में सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं काम आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक साथ काम आती है। कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट काम ज़रूर आता है। तो इसीलिए अब फोकस है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे कि बच्चों को अपने कोर स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं। फॉर एग्जांपल आप एमकॉम कर रहे हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के साथ साथ आपको 1-2 ज्योग्राफी के, 1-2 सोशियोलॉजी के, ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएं सो दैट आपकी नॉलेज को थोड़ा वाइड बनाया जा सके, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स कभी ना कभी लाइफ में आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड टीचिंग या इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी हो सकता है और वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तो कैसे होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वही एमकॉम वाला एग्जाम्पल ले लो, कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्ट्रीम का भी पढ़ा दिया, एक जो है इकोनॉमिक्स स्ट्रीम का भी पढ़ा दिया, एक मैनेजमेंट स्ट्रीम का भी पढ़ा दिया, एक सोशियोलॉजी स्ट्रीम का भी पढ़ा दिया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड टीचिंग, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड टीचिंग में क्या होता है, एक ही कोर्स के अलग अलग ईयर्स के जो सिलेबस होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, बीबीए होता है 3 साल का,
और MBA होता है 2 साल का, टोटल कितना 5 ईयर्स। कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स ऑफ MBA चलाते हैं। वो इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स, उसमें वो BBA और MBA को कंबाइन करके कितने साल का बना देते हैं, 4 साल का। अलग अलग करो तो 3 साल BBA के, 2 साल MBA के, 5 साल लगे। तो ये जो उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का चला दिया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया। उन्होंने 5 साल के सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कंबाइन किया कि वो शॉर्ट होके 4 ईयर्स के स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गया। तो एक ही कोर्स स्ट्रीम के अलग अलग ईयर्स के सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को कंबाइन करके पढ़ाना, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, फायदा क्या है इसका? बिल्कुल फायदा है भाई। 5 साल में जो नॉलेज ले रहे थे वो 4 साल में ले ली, डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो गई, तो बेनिफिशियल नहीं है? और आपको नहीं लगता कि रेपिटेशन होता है कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। नो डाउट पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है, बट कहीं ना कहीं 60-70% सिलेबस तो वही रहता है ग्रेजुएशन वाला। तो बेसिकली अगर हम वर्टिकली इंटीग्रेट कर दें तो कम समय में ज़्यादा नॉलेज बच्चों को दी जा सकती है। सो दैट इज़ वाई इंटीग्रेटेड टीचिंग पे आजकल ज़्यादा फोकस आ रहा है, ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मीसो, मैक्रो एंड मेगा टीचिंग। सबसे पहले आप सिर्फ माइक्रो और मैक्रो समझो। माइक्रो आपने समझा, माइक्रो क्या था? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, जिसमें जब टीचर पढ़ाता है तो लेक्चर रिकॉर्ड करो और फिर उसमें बताओ कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो माइक्रो था। और दूसरा इंपॉर्टेंट है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो मतलब होता है एक साथ पूरी क्लास को पढ़ाना। मैं लेक्चर दे रही हूँ और एक साथ 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, दैट इज मैक्रो टीचिंग। सो मैक्रो टीचिंग का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो पूरी क्लास के लिए एक साथ ऑर्गेनाइज कराई जाए, वो मैक्रो टीचिंग का पार्ट होगा। सिंपल। कब करनी चाहिए मैक्रो टीचिंग? जब स्टूडेंट ज़्यादा हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है जो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को देनी है। कई बार ऐसा होता है प्रिंसिपल को कोई अनाउंसमेंट करना होता है तो वो सुबह असेंबली में कर देती हैं। क्यों? असेंबली में सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मैक्रो इन्फॉर्मेशन गिविंग सेशन हो गया, क्योंकि एक साथ आपने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। सो मैक्रो टीचिंग, जब आप एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज या कोई स्किल सेट बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं इस पे माइक्रो, मीसो, मैक्रो, मेगा, ये जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है क्या है। देखिए, माइक्रो जब आ जाए तो माइक्रो का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनसे स्पेसिफिकली टीचर्स को मदद मिले, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे स्पेसिफिकली टीचर्स को सपोर्ट मिले। देखिए, एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स। तो एक एक टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड किया और फिर उसके बारे में इम्प्रूवमेंट्स बताए गए, उसको ऑब्जर्व किया गया, तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स की मदद करी जा रही है टू इम्प्रूव देयर वे ऑफ टीचिंग। तो ये माइक्रो कैटेगरी में आता है। फिर देखिए मीजो में क्या आता है? एक्टिविटीज दैट सपोर्ट एंड कल्टीवेट कनेक्शंस विद इन एंड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना जिसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट का रोल नहीं हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करें। एग्जाम्पल, एक नेशनल लेवल टैलेंट, साइंस टैलेंट कॉम्पिटिशन या साइंस एग्जीबिशन थी, तो उसमें हो सकता है फिजिक्स डिपार्टमेंट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इन सब के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कंबाइन होकर प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़े, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कहेंगे मीजो एक्टिविटीज़, कंबाइनिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। सो एक्टिविटीज़ दैट अलाइन विद इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज़ एंड एनहांस द ब्रॉडर टीचिंग कल्चर। सो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे ऐसे काम पूरे कराए जा सकें जिसकी ज़रूरत हमको पूरे स्कूल लेवल पे, जैसे मैंने आपको बोला कि असेंबली में कोई न्यूज़ बच्चों को देना या कोई इन्फॉर्मेशन देना, तो ये एक प्रकार की जो है स्कूल लेवल की अनाउंसमेंट हुई, तो ये इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी का काम था। और ब्रॉडर टीचिंग कल्चर, ब्रॉडर टीचिंग कल्चर का मतलब क्या है? देखिए एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर दूँ। सो ब्रॉडर टीचिंग कल्चर, ब्रॉडर टीचिंग कल्चर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल सेट दिया जा सके। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज मेगा। मेगा का मतलब है एक्टिविटीज़ जो कि हायर एजुकेशन कम्युनिटी जो है उसके साथ इंगेज कर सकें। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं।
आपने देखा होगा इंस्पेक्शन के लिए आते हैं एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वाले, हायर एजुकेशन बॉडीज़ वाले। ये भी छोड़ो, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में एक्सटर्नल आते हैं। और जब आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट है तो एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं, और ओरल एग्जाम्स होते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं वो लोग, तो वो एक्सटर्नल बैठा हुआ होता है, वहाँ पे एक्सटर्नल टीचर आते हैं। और ऐसे ही कॉमर्स वगैरह के लिए जो है, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स होते हैं, वो उनको दिखाने होते हैं, और साथ ही साथ उनसे भी ओरल क्वेश्चनिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन की पॉलिसी है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सटर्नल टीचर आके आपकी टेस्टिंग करेगा, आपका एवेल्युएशन करेगा। तो यहाँ पर आप हायर एजुकेशन बॉडी की पॉलिसी को मान रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मेगा स्ट्रक्चर। सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए माइक्रो टीचिंग टेक्निक ही है, बट फिर भी हम सब समझ लेते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। माइक्रो, एक एक फैकल्टी मेंबर पे फोकस करना, ऐसी एक्टिविटीज करना। मीसो, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कंबाइन करना। मैक्रो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके कोई एक्टिविटी करना, पूरे स्कूल लेवल की कोई एक्टिविटी करना या क्लास लेवल पे एक्टिविटी करना। और मेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसके थ्रू आप अपनी हायर एजुकेशन बॉडीज़ के दिए गए रूल्स, प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मेगा कैटेगरी में आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मिनी टीचिंग एंड साइमुलेटेड टीचिंग। अब मिनी टीचिंग क्या है, एक और शब्द आ गया। मिनी मीन्स 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे सेशंस लेना, और लेना भी 2-2, 3-3 के ग्रुप में, मतलब 2-2, 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है, और उनके साथ हम 5-5, 10-10 मिनट के सेशन ले रहे हैं। कम कम पढ़ा रहे हैं और कम कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रास्पिंग स्पीड स्लोअर होती है, वो एकदम से इन्फॉर्मेशन को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, या क्लास के साथ नॉर्मल स्पीड लेवल पे नहीं चल पाते हैं। तो उनके लिए ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ाया जाए। तो ये होती है मिनी टीचिंग। सो मिनी लेसन 5-5 से 10-10 मिनट तक के सेशंस उन बच्चों के साथ लिए जाते हैं। फिर फीडबैक लिया जाता है, रिटन भी और वर्बल भी, कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, इस चीज़ का भी फीडबैक होता है। फिर दोबारा से लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप किया जाएगा। टीचर को जब पता चल जाता है कि उसके टास्क को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर इम्प्रूव करके उसको जो है वापस से एक नया लर्निंग एनवायरनमेंट पहले से बेटर क्रिएट करना पड़ेगा उन बच्चों के लिए। व्हाट इज साइम्युलेटेड टीचिंग? साइम्युलेटेड मैंने आपको बताया है, साइम्युलेटेड का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ या रोल प्लेइंग, या डुप्लीकेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना, किसी चीज़ का कॉपी करना, किसी रियल लाइफ चीज़ का कॉपीड इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसमें टास्क परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई नॉवल पढ़ा रहा था इंग्लिश का टीचर, तो उसने जो है, ये टीचिंग मेथड्स में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रोल प्लेइंग करवा दी। किसी बच्चे को एक रोल दे दिया, किसी बच्चे को दूसरा रोल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के प्लेज हुआ करते थे, उसमें एक को एंथनी का रोल दे दिया, एक को ब्रूटस का रोल दे दिया, शेक्सपियर के प्लेज होते थे, तो वो कहलाएगा साइम्युलेटेड टीचिंग। आप जो है उसी तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो और बच्चों को अलग अलग रोल दे दो। लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ मतलब हो सकता है क्या? बिल्कुल मतलब हो सकता है। सिर्फ बच्चे ही क्यों, टीचर्स को भी तो रोल दिए जा सकते हैं। एक टीचर नया है, अभी उसने क्लास नहीं ली है, तो उसको जो है रोल दे दिया जाए पढ़ाने का। अभी वो एक्चुअल में नहीं पढ़ाने गया है क्लास में, उसको रोल दिया गया है, डेमो लेने के लिए कहा गया है, और डेमो में उसके सामने बच्चे नहीं बैठे हैं, उसी कॉलेज के और प्रोफेसर्स बैठे हैं या उसी स्कूल के और टीचर्स बैठे हुए हैं। तो वो भी एक प्रकार की साइम्युलेटेड टीचिंग होगी। वो एक्चुअल में क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, उसके लिए क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है और बच्चों की जगह पे और प्रोफेसर्स को बैठा दिया गया है और टीचर्स को बैठा दिया गया है, अब उस टीचर को पढ़ाना है। तो ये भी एक प्रकार का साइम्युलेटेड टीचिंग एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, इसमें देखिए फिर स्टेप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम, भाई कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टॉपिक होगा जो इजीली नहीं पढ़ाया जा सकता होगा, उसके लिए ही डुप्लीकेट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। फिर प्रेडिक्ट करना है कि किस तरीके से हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर मॉडल यहाँ पे आएगी, एक्चुअली जब हमने डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, सबको रोल बांट दिए कि किसको क्या करना है, उसके बाद सब अपना अपना रोल निभाएंगे, तो उनको टेस्ट करेंगे किसने सही निभाया, किसके में क्या कमी रह गई, और फिर हम evaluate करते हैं एंड में। So this is simulated teaching. Moving on to next slide. Methods and principles used in education, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है।
देखिए 3 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, ह्यूटागॉगी, ठीक है। और ये आप समझ लो एक कॉन्टिन्यूम चल रहा है, ठीक है। आप ये देखिए पहले वाले एरो में जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, लर्नर का मैच्योरिटी लेवल प्लस यानी कि बढ़ता जा रहा है, लर्नर का मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। और ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड, ऑटोनॉमी मतलब खुद की डिसीजन मेकिंग पावर खुद के हाथ में होना, खुद का फ्रीडम ऑफ चॉइस होना, वो भी बढ़ता जा रहा है, देखो प्लस। तो देखिए पहले हम बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर ये चीज़ समझ में आएगी। पेडागॉगी को नाम दिया गया चिल्ड्रंस लर्निंग। पेडागॉगी में टीचर इज डोमिनेंट, बच्चा इज पैसिव। टीचर इज एक्टिव, स्टूडेंट इज पैसिव। टीचर बताएगा क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर ही सारा सोर्स देगा, यानी कि टीचर ही क्वेश्चन आंसर लिखवाएगा, टीचर ही नोट्स बनवाएगा, सब काम टीचर करेगा। सो टीचर इज द सोर्स ऑफ लर्निंग। टीचर बताएगा कब क्या कैसे पढ़ना है, टीचर बताएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या टॉपिक है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे उस टॉपिक को स्टडी करना है, करिकुलम क्या होगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टीचर। और जो बच्चा है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर अपनी लर्निंग के लिए, तो वो पैसिव है, टीचर डोमिनेंट है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बच्चा बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो, लर्नर मैच्योरिटी माइनस, बिल्कुल भी बच्चा मैच्योर नहीं है और उसको ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए होता है, सो दे डू नॉट वांट ऑटोनॉमी, जैसा टीचर बोल रहा है ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इंस्ट्रक्टर कंट्रोल एंड कोर्स स्ट्रक्चरिंग की। तो पेडागॉगी में इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस छोटे बच्चे हैं, इधर उधर भागेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको टिका के रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए है। और पूरा का पूरा कोर्स A to Z टीचर को स्ट्रक्चर करके रखना पड़ेगा कि आज रीड कराना है, आज क्वेश्चन आंसर लिखवाने हैं, बच्चों ने होमवर्क किया कि नहीं किया, उनकी कॉपियाँ चेक करो, A to Z पूरा स्ट्रक्चरिंग जो है वो टीचर को करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेज एंड्रागॉगी, इसको मैंने बोला एडल्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और बच्चे जो हैं खुद अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं और सीखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप बड़े हो जाते हैं, यू डू नॉट वांट टू स्टडी साइंस, यू वांट टू स्टडी कॉमर्स, आप चूज़ कर लेते हैं, किसी को आर्ट्स पढ़नी है, किसी को साइंस पढ़नी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपके लिए सोर्स ऑफ लर्निंग टीचर नहीं है, आपके लिए सोर्स ऑफ लर्निंग है अदर मटेरियल जो आप खुद से इकट्ठा करेंगे, खुद से खोजेंगे, बिकॉज यू आर नाउ इंडिपेंडेंट एंड क्यूरियस टू स्टडी। आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, ऑल्सो यू आर मोटिवेटेड, आप जो है खुद से मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। ये पेडागॉगी वाले में क्या होता है, बच्चों को लालच देना पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू मोटिवेट करना पड़ता है। पढ़ लो चॉकलेट देंगे, फर्स्ट आ जाओ ये टॉय लेके देंगे, इस तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू मोटिवेट करना पड़ता है। बट एंड्रागॉगी, अडल्ट जब आप हो जाते हैं तब अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो वो आप अंदर से मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम क्रैक कर लिया या आपने टॉप किया, तो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके अंदर और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा जागेगी। तो ये जो अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, ये आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। तो इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू स्टूडेंट मोटिवेट होगा, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रह जाएगा कि भाई सपोर्ट करना है बच्चे को, बाकी सब बच्चा खुद से करेगा। तो यानी कि इस स्टेज में हमारे बच्चे कैसे हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है प्लस, और उनको ऑटोनॉमी चाहिए है। इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल कम होता जाएगा माइनस, और कोर्स की स्ट्रक्चरिंग भी माइनस कम होती जाएगी। बच्चे खुद से डिसाइड करेंगे थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर देखिए लास्ट वन, ह्यूटागॉगी, दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें तो क्या होता है कि लर्नर का मैच्योरिटी लेवल सबसे हाई स्टेज पे होता है। इसके एग्जाम्पल में आप अपने दिमाग में सोचना, पीएचडी लेवल स्टूडेंट जब पीएचडी करने जाते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंटरव्यू में भी एक प्रपोजल लेके जाना पड़ता है जिसमें आपको बताना होता है आप किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हो। तो प्रॉब्लम ढूंढते हैं भाई, एंड्रागॉगी वाली स्टेज में तो प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ह्यूटागॉगी वाली स्टेज में हम खुद से प्रॉब्लम ढूंढेंगे, हम प्रॉब्लम बनाएंगे। अब हम खुद से इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं।
सो यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम नाउ। तो आप खुद से प्रॉब्लम्स को ढूंढने लगते हैं और फिर जो है उनके सॉल्यूशंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं थ्रू रिसर्च, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। आप बहुत हाई लेवल पे आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एंड्रागॉगी में बोला जाता है कि लर्नर इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन ह्यूटागॉगी में बोला जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंस है। क्यों? इसलिए जब आप पीएचडी लेवल की स्टेज पे आते हैं तब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं दैट यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। आपको डाटा कलेक्ट करना है तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, आपको जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी है, तो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स की भी राय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो पीएचडी का मेंटर होगा उससे भी राय लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये फ़र्क हो जाता है कि एंड्रागॉगी में कॉलेज लेवल पे वी वांट इंडिपेंडेंस, लेकिन ह्यूटागॉगी वी रियलाइज कि लाइफ में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर टास्क नहीं किए जा सकते हैं, आइसोलेशन में टास्क नहीं होते, म्यूचुअल डिपेंडेंस है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, यहाँ पर भी टीचर का काम क्या होगा? सिर्फ फैसिलिटेटर का, सपोर्ट देने का। बच्चा खुद से नई नई प्रॉब्लम्स खोज के लाएगा, उनके सॉल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि म्यूचुअल डिपेंडेंस ज़रूरी है, और वो सिर्फ मोटिवेटेड ही नहीं होगा अंदर से, वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा। उसको पता है कब क्या करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल बिल्कुल नेगेटिव माइनस, किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए है, वो खुद से सब कुछ करेगा। और कोर्स की स्ट्रक्चरिंग भी बिल्कुल नहीं होती है। यू आर फ्री टू चूज योर ओन प्रॉब्लम, कोई करिकुलम नहीं है। आप अपने आप से किसी भी प्रॉब्लम पे रिसर्च कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ये जो नीचे ऑथर्स के नाम लिखे हैं ये एडवोकेट्स हैं, सपोर्टर्स हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल पेडागॉगी के सपोर्टर पिगेट एंड पॉलो, एंड्रागॉगी के अलेक्जेंडर कैप, मैल्कॉम नोल्स, यूजीन रोजेनस्टॉक एंड ह्यूजी। और ह्यूटागॉगी के सपोर्टर हैं मेन हेज एंड केनियन। ये मेन ऑथर के नाम मैंने लिखे हैं जिनका नाम इन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। जैसे मेल्कम नोल्स के ऊपर एक बारी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो है सेकेंडरी ऑथर्स हैं, ये प्राइमरी ऑथर्स हैं जिन्होंने इन कंसेप्ट्स को डिवाइस किया है, जिन्होंने इन कंसेप्ट्स की डेफिनेशन लिखी है, ये वो ऑथर्स हैं। तो इनके नाम थोड़े से ध्यान में रखिएगा। हालांकि इनके नाम आने का चांस है नहीं इतना ज़्यादा, फिर भी एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ ये जो हमारे रीसेंट ट्रेंड्स इन टीचिंग थे ये टॉपिक भी ओवर हुआ। और ये जो रीसेंट ट्रेंड्स इन टीचिंग है बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो शब्द है उसका क्या मतलब होगा, इतनी बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है। दैट्स इट। थैंक यू।